है ना। स्टार्टिंग में ये क्या है बेटा, ये लिखा गया है नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेप, एग्जाम्पल और शेप। ठीक है। तो पहला है नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर, दूसरा है लोन पेयर, बॉन्डिंग पेयर और लोन पेयर। तो 5 बॉन्ड पेयर यहाँ पर है। एक मिनट, ये कलर मैं चेंज कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये है बॉन्ड पेयर, नहीं दिख रहा है ये कलर, कलर में रेड कलर ले रहा हूँ। ठीक है, ये है बॉन्ड पेयर और ये लोन पेयर। ठीक है, तो 5+1 हो गया 6। तो Q का वैल्यू यहाँ पर 6 है। Q अगर 6 है तो हाइब्रिडेशन क्या होगा बेटा, अगर Q इज इक्वल टू 6 है तो लक्ष्य बताओ हाइब्रिडेशन क्या होगा। तो 6 ऑर्बिटल यहाँ पर होंगे, है ना। यस तो सर। हाइब्रिडेशन होगा sp3d2। H3D2। तो देखो 3+2 5 हो गया, 5 s के ऊपर 1 होगा, तो 5+1 6 हो जाएगा। तो अगर sp3d2 है तो जो ज्योमेट्री होता है वो होगा ऑक्टाहेड्रल। याद आ रहा है ऑक्टाहेड्रल? यस सर। यस सर। एक तुमने स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बना लिया इस तरह से, स्क्वायर प्लेनर, ये स्क्वायर प्लेनर हो गया, प्लेन में तुमने स्क्वायर रख दिया, है ना। और ये तुम्हारा सेंटर है, सेंटर पर तुम्हारा एलिमेंट होगा। इसके जस्ट ऊपर एक पॉइंट कंसिडर करो, इस पॉइंट को हर एक कॉर्नर से मिला दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल। और इसी के नीचे एक पॉइंट कंसिडर करो, इस पॉइंट को भी हर एक कॉर्नर से मिला दो। तो ये जो स्ट्रक्चर जनरेट होकर आता है इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल में एक लोन पेयर, देखो यहाँ पर लोन पेयर, लोन पेयर तो ज्योमेट्री का पार्ट होता नहीं है। मान लेते जो लोन पेयर वो नीचे है, यहाँ पर लोन पेयर है यहाँ पर। ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये दिखाई नहीं देगा तुमको, ये स्क्वायर पिरामिडल शेप दिखाई देगा, है ना। तो ये स्क्वायर, स्क्वायर के ऊपर एक पिरामिड बना हुआ है। तो जो स्ट्रक्चर जनरेट होगा बेटा इसको बोलते हैं स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, इसका एग्जांपल है IF5 XCF5+। तो ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ स्क्वायर पिरामिड कुछ इस तरह दिखेगा। तो ये जो चारों है ये स्क्वायर हो गया और उसके ऊपर ये हो गया पिरामिडल। ठीक है, तो स्क्वायर पिरामिडल शेप ये होगा। सर ये रेड कलर थोड़ा कम सा दिख रहा है, कर दो चेंज। हाँ ठीक है, ठीक है, एक मिनट बेटा। यहाँ पर ना क्या हुआ कि मल्टीपल स्क्रीन यहाँ पर है, तो कोई रेड है कोई पर्पल, तो समझ में नहीं यार कौन सा कलर यूज करूंगा। मैं व्हाइट, ऊपर व्हाइट चला रहा था, मैं व्हाइट कर देता हूँ। ठीक है, तो व्हाइट आई थिंक चलेगा पूरा। ओके सर। बैकग्राउंड ग्रीन तो दिख रहा है ना सबको, या ब्लैक कर दूं? ग्रीन ठीक है ना? हाँ सर वो तो सही है, वो बस रेड रेड थोड़ा कम दिख रहा है। ठीक है, तो एक 5+2 है, 5+2 तो क्यू वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, 5+2 7 हो जाएगा क्यू वैल्यू, यस सर। है ना। तो हाइब्रिडेशन क्या होगा बता दो श्रुति, सर बताओ बेटा एस हाइब्रिडेशन। एस पी एस हाँ, एस पी थ्री D3। sp3d3 है ना। तो यस अगर sp3d3 है तो ज्योमेट्री होगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल। 5 को एक प्लेन में रखो, ये हो गया पेंटागोनल, और बाइपिरामिडल एक पॉइंट ऊपर कंसिडर करो, इस पॉइंट को हर एक कॉर्नर से मिला दो। ठीक है, तो ये हो गया पेंटागोनल पिरामिडल। बाइपिरामिडल मतलब ऊपर भी इस तरह से होगा पिरामिड और नीचे भी इस तरह से पिरामिडल शेप बना दो। ठीक है, तो ये पेंटागोनल बाइपिरामिडल शेप हो गया। लेकिन इसमें 2 लोन पेयर है, देखो पूरे ज्योमेट्री में 2 लोन पेयर है, तो लोन पेयर हमेशा ऊपर नीचे लगाओगे यहाँ पर, तो लोन पेयर ऊपर आ जाएगा। तो लोन पेयर को मैंने यहाँ पर लगा दिया, लोन पेयर को यहाँ पर नीचे लगा दिया। ठीक है, तो लोन पेयर ऊपर आ गया इस तरह से, लोन पेयर ऊपर आ जाएगा और लोन पेयर नीचे भी है। ठीक है, तो लोन पेयर तो दिखाई नहीं देगा, जो लोन पेयर है वो दिखाई नहीं देगा, ये जो लोन पेयर ऊपर नीचे में बनाया है वो दिखाई नहीं देगा। तुम्हें दिखाई क्या देगा बेटा, बस ये जो पेंटागोनल स्ट्रक्चर है वही दिखाई देगा। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है होगा पेंटागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। ठीक है, पेंटागोनल प्लेनर, तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूं पेंटागोनल प्लेनर, और ये होगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल।
एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है XCF5 माइनस ये है, ठीक है, XCF5 माइनस 6 0, तो Q का वैल्यू क्या होगा? Q इज इक्वल टू 6 प्लस 0 होगा, मतलब 6 हो गया। तो 6 हाइब्रिडेशन क्या होगा बेटा? यस सर। क्या होगा हाइब्रिडेशन? sp3d2 बोलो। sp3d2 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 हो गया। तो ज्योमेट्री क्या होगा sp3d2 का? ऑक्टाहेड्रल है ना, यस सर। ऑक्टाहेड्रल। octahedral यस सर। कोई लोन पेयर नहीं है तो ऑक्टाहेड्रल का ऑक्टाहेड्रल ही रहेगा। तो एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। 6 प्लस 1, तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7, है ना। तो क्या होगा हाइब्रिडेशन यहाँ पर? यस सर। sp3d3 sp3d3 और इसका ज्योमेट्री क्या होगा? पेंटागोनल बाइपिरामिडल। पेंटागोनल बाइपिरामिडल। पेंटागोनल बाइपिरामिडल। और इसमें एक लोन पेयर है पेंटागोनल बाइपिरामिडल में। तो देखो ये पेंटागोनल स्ट्रक्चर इस तरह से था, मैं यहाँ बना दे रहा हूँ। तो ये पेंटागोनल बाइपिरामिडल में ये पेंटागोनल हो गया, इसके ऊपर इस तरह से होगा, एक नीचे होगा यहाँ पे इस तरह से, और इसको कॉर्नर से मिला दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे कोई एलिमेंट लगा दो, मैं जेनॉन लगा दे रहा हूँ, ये वाला जेनॉन, और ये फ्लोरीन यहाँ पर होगा। जो एक लोन पेयर है, लोन पेयर तुमने यहाँ पर अरेंज किया, जो पेंटागोनल है यहाँ पर पेंटागन, यहाँ पर एक जगह तुमने लोन पेयर लगा दिया, इस वाले पर तुमने लोन पेयर लगा दिया, ठीक है। यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये दिखाई नहीं देगा। तो दिखाई क्या देगा? ये दिखाई देगा, ये दिखाई देगा, ये दिखाई देगा, ये दिखाई देगा, एक ऊपर दिखाई देगा, एक नीचे दिखाई देगा, ये वाला तुम्हें नहीं दिखाई देगा, है ना। तो जो नहीं दिखाई दे रहा है उसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, इसको मैं डिलीट कर दे, ये वाला दिखाई नहीं देगा तो इसको भी मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, ये नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो जो दिखाई दे रहा है उसको मैं मिला दे रहा हूँ, तो ये मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ, जो मिल दिख रहा है इसको मैंने मिला दिया, ठीक है। तो देखो ये 4 एक प्लेन में आ गया, 4 एक प्लेन में है बेटा, एक ऊपर है एक नीचे है। तो अगर उस ऊपर नीचे को मिलाओगे, यहाँ पर इस तरह से ऊपर नीचे को मिलाओगे, तो यहाँ पर एक पिरामिड बन रहा है बेटा, यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल नीचे दिख रहा है बेटा, क्वाड्रिलेटरल है ना, और Yes. उसके ऊपर एक पिरामिड बना लिया, ठीक है। इस तरह से नीचे भी एक पिरामिड बनेगा, तो एक क्वाड्रिलेटरल बाई पिरामिडल हो जाएगा। इसी को बोलते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि जो ऑक्टाहेड्रल होता है उसमें स्क्वायर होता है, जो प्लेन है प्लेन में स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन ये स्क्वायर नहीं है, दिख रहा है बेटा। ये यहाँ पर एक जो साइड है, देखो यहाँ पर जो साइड यहाँ पर 5 साइड बनाया वो इक्वल नहीं होगा, है ना। ये कुछ अजीब सा है ना, क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। तो इसलिए इसको बोलते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। इसका जो शेप आएगा उसको बोलोगे डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। तो ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल है, इसको याद रख लेना है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। 7 0, जो 7 0 है तो Q इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। Q इज इक्वल टू 7 क्या होगा बेटा, बोलते जाओ। यहाँ पर क्या लिखूं मैं? हाइब्रिडाइजेशन sp3d4 नहीं, D4 नहीं, sp3d3 है ना। यहाँ पे क्या लिखूं? पेंटागोनल बाइपिरामिडल। बाई पिरामिडल, और यहाँ पे भी सेम होगा, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, यस सर। क्योंकि कोई लोन पेयर नहीं है। तो पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ये बाई होगा BI, ठीक है। यहाँ पे BI कर देना, बाई बाई पिरामिडल, ठीक है, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। एग्जाम्पल इसका एक ही एग्जाम्पल यहाँ पर है IF7, IF7 ये हो गया पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। तो इसको नोट कर लिया होगा तुम लोगों ने, स्क्रीनशॉट ले लो इसको, है ना। अगर ले लिया तो आगे बढ़ जाए। यस सर। यस सर।
तो आगे हम लोग पढ़ना है कंपैरिजन ऑफ आयनिक कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट कंपाउंड। इन सबको कंपेयर करना है, ठीक है। तो कंपेयर कर लेते हैं यहाँ पर। तो पहला जो प्रॉपर्टी देखो, यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलम है उसमें प्रॉपर्टी लिखा हुआ है कि किस किस प्रॉपर्टी को कंपेयर करना है आयनिक कंपाउंड, कोवलेंट और कोऑर्डिनेट कंपाउंड में। तो पहला यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है वो बाइंडिंग फोर्स, ठीक है। पहला यहाँ पर प्रॉपर्टी है बाइंडिंग फोर्स। तो बाइंडिंग फोर्स किसका ज्यादा होगा, कहाँ पर ज्यादा बाइंडिंग फोर्स लगेगा? जो बाइंडिंग फोर्स है वो आयनिक कंपाउंड में ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर कुलाम्बिक फोर्स है, कुलाम्बिक फोर्स स्ट्रॉन्गर फोर्स होता है, इसलिए आयनिक कंपाउंड में बाइंडिंग फोर्स ज्यादा होगा, कोवलेंट में कम होगा। और जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जो प्रॉपर्टी होता है, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो बीच में होता है, आयनिक और कोवलेंट के बीच में कोऑर्डिनेट आता है। तो कोऑर्डिनेट का जो प्रॉपर्टी देखो लिखा हुआ वो इन बिटवीन प्रॉपर्टी है, देखो इन बिटवीन ग्रेटर देन, कोवलेंट बॉन्ड लेस देन, है ना, आयनिक बॉन्ड इन बिटवीन, सब इन बिटवीन में है। तो जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है इसका जो प्रॉपर्टी है वो बीच में आएगा, आयनिक और कोवलेंट के बीच में। अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करोगे तो जहां पर स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा उसको मेल्ट करना डिफिकल्ट होगा, तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट आयनिक कंपाउंड का ज्यादा होगा, ठीक है। कोवलेंट का कम होगा, इसका बीच में आएगा। कंडक्शन, तो कंडक्शन मैंने बता दिया है कि जो आयनिक कंपाउंड है उसमें आयंस फिक्स होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर उसको मेल्ट कर देते हो और या फिर उसका एक्वस सॉल्यूशन बना दोगे तो आयन फ्री हो जाएगा। तो आयनिक कंपाउंड अगर है तो आयनिक कंपाउंड मोल्टेन स्टेट या फ्यूज्ड स्टेट, है ना, उसमें बेटर कंडक्टर होगा, है ना, गुड कंडक्टर होगा। जो कोवलेंट मॉलिक्यूल है, कोवलेंट मॉलिक्यूल में कोई आयंस प्रोड्यूस नहीं होता, बैड कंडक्टर होगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में ग्रेटर देन कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड से बढ़िया होगा, आयनिक बॉन्ड से कम होगा। सॉल्युबिलिटी इन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्युबिलिटी तुम्हें देखना है। तो सॉल्युबिलिटी आयनिक कंपाउंड का ज्यादा होता है, याद रखो। लाइक डिजॉल्व्स लाइक, तुम लोगों ने जो सेकंड क्लास था, है ना, उसमें तुमने पढ़ा होगा लाइक डिजॉल्व्स लाइक, जो पैरेलल क्लास चल रहा तुम लोगों का, है ना। तो उसमें मैंने बताया था कि किसमें डिजॉल्व होगा, तो आयनिक कंपाउंड आयनिक सॉल्वेंट में सॉल्वेबल होगा, और जो इनऑर्गेनिक है वो इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। तो यहाँ पर जो सॉल्वेंट है वो क्या है बेटा, वाटर है। वाटर तुम्हारा जो सॉल्वेंट है वो इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। आयनिक कंपाउंड क्या है बेटा, आयनिक कंपाउंड को वाटर इजीली डिजॉल्व कर लेगा, और जो कोवलेंट कंपाउंड डिजॉल्व नहीं हो पाएगा, लेस सॉल्युबल होगा, कोऑर्डिनेट इन दोनों के बीच में। सॉल्युबिलिटी इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो नॉन पोलर मतलब कोवलेंट, तो कोवलेंट कंपाउंड नॉन पोलर सॉल्वेंट में मोर सॉल्युबल होगा, और आयनिक कंपाउंड लेस सॉल्युबल होगा। ये हमेशा बीच में आएगा कोऑर्डिनेट वाला। फिजिकल स्टेट, तो जो आयनिक कंपाउंड इसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, तो अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स है तो मॉलिक्यूल ए, मॉलिक्यूल बी, मॉलिक्यूल सी क्या होगा, एक दूसरे से बॉन्डेड रहेगा। जनरली क्या होगा बेटा, अगर सबके सब बॉन्डेड है तो ये फ्री होकर गैसियस स्टेट में मूव नहीं कर पाएगा या लिक्विड स्टेट में नहीं जा पाएगा। तो जनरली जो आयनिक कंपाउंड है वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, सॉलिड स्टेट में। और जो कोवलेंट कंपाउंड है यहाँ पर इस तरह से स्ट्रॉन्ग फोर्स तो है नहीं, तो ये लिक्विड या गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड तीनों ही स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड में भी, गैस में भी, ठीक है। तो तीनों स्टेट में ये एग्जिस्ट करता है। तो इसको नोट कर लो बेटा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया? यस सर। Yes, sir. आगे हम लोगों को पढ़ना है बॉन्ड एंगल्स, ठीक है। तो बॉन्ड एंगल क्या होगा बेटा, जो तुम्हारा सेंट्रल एलिमेंट है, सेंट्रल एलिमेंट के साथ जो सराउंडिंग एटम है वो कितना एंगल क्रिएट कर रहा है, उसे बोलते हैं बॉन्ड एंगल। ये जो बॉन्ड बना वो फर्स्ट बॉन्ड, सेकंड बॉन्ड, तो दो बॉन्ड के बीच में जो एंगल क्रिएट हो रहा है बेटा उसी को बोलते हैं बॉन्ड एंगल, ठीक है। तो अब बॉन्ड एंगल तुम्हें देखना है कि बॉन्ड एंगल कितना होगा। तो अब जो बॉन्ड एंगल है वो अलग अलग फैक्टर पर डिपेंड करता है ना। हम लोग बॉन्ड एंगल को कंपेयर करेंगे इन 4 पॉइंट्स पर। पहला जो पॉइंट है वो हाइब्रिडेशन, अगर हाइब्रिडेशन तुम चेंज कर देते हो मॉलिक्यूल का तो जो बॉन्ड एंगल है वो भी चेंज हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे एक मॉलिक्यूल है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड में जो हाइब्रिडेशन है वो sp है, sp। तो अगर sp हाइब्रिडेशन है तो स्ट्रक्चर क्या होगा, लीनियर।
यहाँ पर स्ट्रक्चर लीनियर हो गया, तो एंगल कितना होगा बेटा यहाँ पर? एंगल 180 डिग्री। अगर लीनियर मॉलिक्यूल है तो एंगल 180 होगा। दूसरा मैं मॉलिक्यूल ले रहा हूँ BF3, ठीक है। BF3 में हाइब्रिडेशन क्या है? sp2। अगर sp2 हाइब्रिडेशन है तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर होगा ट्रायंगुलर प्लेनर होता है ना। तो अगर ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर है तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल कितना होगा बेटा? 120 डिग्री, ठीक है। ये मैंने ऊपर बताया था। एक और मॉलिक्यूल बना रहा हूँ बेटा यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है वो PCl5 बना रहा हूँ। तो PCl5 में बॉन्ड एंगल क्या होगा? तो यहाँ पर दो टाइप का बॉन्ड होगा। ये फास्फोरस हो गया, एक तुम्हारा हो गया ऊपर नीचे वाला बॉन्ड, Cl यहाँ पर आ गया, Cl यहाँ पर आ गया। इन दोनों बॉन्ड को एक्सियल बॉन्ड बोलते हैं, पता है ना। और ये तीनों बॉन्ड जो है प्लेन में आएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड, ठीक है। तो दो टाइप का यहाँ पर एंगल क्रिएट होगा। मैं रेड वाला का यूज नहीं करना चाह रहा हूँ, रेड वाला को मैं हटा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो एक एंगल ये हो गया, ये जाएगा 90 डिग्री, है ना। तो एक्सियल इक्वेटोरियल दिया, और जो एंगल है यहाँ पर Cl है, यहाँ पर Cl है, तो यहाँ पर एंगल 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। 90 डिग्री ये हो गया एक्सियल बॉन्ड, और ये हो गया इक्वेटोरियल बॉन्ड, ठीक है। और एक्सियल टू एक्सियल जो एंगल यहाँ पे देखो, ऊपर से लेकर डायरेक्ट नीचे तक आ जाओ, ठीक है। एक्सियल टू एक्सियल, यहाँ फास्फोरस है, यहाँ पर क्लोरीन, नीचे क्लोरीन, तो ये जो एंगल कितना होगा बेटा? यहाँ पर 180 डिग्री होगा कि नहीं। और एक जो इक्वेटोरियल वाला है यहाँ पर देखो, ये वाला इक्वेटोरियल यहाँ पर Cl यहाँ पर लगा हुआ है। तो यहाँ पर जो एंगल क्रिएट होगा वो होगा 120 डिग्री, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर जो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स है उसमें 120 डिग्री एंगल होगा। तो याद रखना, जो PCl5 है इसमें तीन टाइप का बॉन्ड एंगल तुम्हें मिलेगा, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 120 डिग्री, ठीक है। तो इसी तरह से तुम अलग अलग स्ट्रक्चर का बॉन्ड एंगल निकाल सकते हो। जैसे बात कर लिया जाए कि जो तुम्हारा मॉलिक्यूल है, मैं यहाँ पे एग्जांपल ले ले रहा हूँ, ये वाला, ठीक है, ये वाला XCF5 माइनस। तो XCF5 माइनस का स्ट्रक्चर क्या है? XCF5 माइनस, तो इसका स्ट्रक्चर तूने बनाया था, ये था पेंटागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, है ना। तो XCF5 माइनस, तो Xc जो जनान है बीच में रहेगा, जो तुम्हारा फ्लोरीन है वो इस तरह से एंगल क्रिएट करेगा, ठीक है। 5 फ्लोरीन यहाँ पर है, तो मैंने 5 को इस तरह से बना दिया। तो F यहाँ पर हो गया, F यहाँ पर हो गया, F यहाँ पर है, F यहाँ पर है, और F यहाँ पर है। तो ये एंगल कितना होगा बेटा? यहाँ पर बता सकते हो 360 डिवाइड बाई 5 होगा कि नहीं? 360 डिवाइड बाई 5, ठीक है। तो इस तरह से तुम बॉन्ड एंगल निकाल सकते हो किसी भी मॉलिक्यूल। तो ये जो स्ट्रक्चर है पेंटागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल निकाल सकते हो। तो जो बॉन्ड एंगल है किस पर डिपेंड करेगा बेटा? बॉन्ड एंगल डिपेंड करेगा हाइब्रिडाइजेशन पर, ठीक है। तो जो शीशा स्ट्रक्चर उसका उसमें भी निकाल सकते हो। अगर मान लो यहाँ पे दे दिया जाए कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का बॉन्ड एंगल कितना होगा बताओ? यहाँ पर जो हाइब्रिडेशन होगा, यहाँ पर हाइब्रिडेशन क्या आया था? यहाँ पर हाइब्रिडेशन आया था sp3d3, यहाँ पर हाइब्रिडेशन होगा sp3। तो क्या होगा बेटा इसका स्ट्रक्चर? कार्बन टेट्राक्लोराइड का CCl4 का इसका हाइब्रिडेशन आएगा, हाइब्रिडेशन है sp3। तो शेप यहाँ पर टेट्राहेड्रल था ना बेटा, यहाँ पर टेट्राहेड्रल होगा ना, बोलो। यस सर। बॉन्ड एंगल कितना होगा यहाँ पर? बॉन्ड एंगल टेट्राहेड्रल में कितना होता है? मैंने बोला था ये नंबर याद रखने के लिए ना, 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। याद रखना ये नंबर 109 डिग्री 28 मिनट। ये 1 डैश मतलब मिनट होता है, अगर डबल डैश कर दो तो क्या हो जाएगा? ये सेकंड। ये डिग्री है, ये एक डैश अगर तुमने दिया है तो मिनट हो जाएगा, डबल डैश दिया तो सेकंड हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से एंगल को रिप्रेजेंट किया जाता है।
डिग्री डैश और डबल डैश में। तो आगे है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर लोन पेयर है तो लोन पेयर से भी जो स्ट्रक्चर है उसमें बॉन्ड एंगल जो है वो चेंज हो जाएगा। इसे बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैं मॉलिक्यूल दे रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पर बॉन्ड एंगल में। बॉन्ड एंगल का जो एग्जांपल देख लो यहाँ पर लोन पेयर का। तो एक एग्जांपल है मीथेन का, ठीक है। दूसरा एग्जांपल मैं ले रहा हूँ अमोनिया का। तीसरा एग्जांपल है वाटर H2O का, ठीक है। तो 3 एग्जांपल मैं ले रहा हूँ यहाँ पर। इन तीनों का अगर तुम हाइब्रिडेशन निकालोगे, हाइब्रिडाइजेशन, तो मीथेन का हाइब्रिडेशन क्या आएगा बेटा? sp3। अमोनिया का क्या आएगा? इसका भी sp3 आएगा। उससे ऊपर वाला रूल से निकाल सकते हो, ठीक है। वाटर का भी आएगा sp3। कैसे sp3 आ गया बेटा? क्योंकि यहाँ पर जो बॉन्ड पेयर है 4 है, यहाँ पर 3 बॉन्ड पेयर है, 1 लोन पेयर है। तो मैं यहाँ पर लोन पेयर लिख दे रहा हूँ, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें जो लोन पेयर वो 0 है, यहाँ पर 1 लोन पेयर है, यहाँ पर 2 लोन पेयर है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर में तुम यहाँ बना सकते हो। जो मीथेन है, मीथेन का स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा? क्या होगा इसका स्ट्रक्चर? बोलो। बोलो बेटा, स्ट्रक्चर क्या होगा? अब तो कलर सही है ना बेटा? किसी ने लिखा है कलर चेंज करने के लिए, तो ये सही है ना कलर? ये गर्वित दिख रहा है ना कलर ये? अब मुझे पता नहीं तुम किस कलर है, पेन का कलर बोल रहे हो या फिर बैकग्राउंड कलर? सर वो उसने पहले बोला था। अच्छा ठीक है। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तुमने लिख दिया। तो यहाँ पर इसका मैं शेप बना रहा हूँ, शेप ऑफ मॉलिक्यूल। तो फर्स्ट का शेप क्या होगा? मीथेन का। अभी मैंने ऊपर बनाया था बेटा मीथेन का स्ट्रक्चर। यहाँ पर देखो CCl4। या मीथेन में यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो शेप यहाँ पर टेट्राहाइड्रल होगा, ठीक है। इस तरह से टेट्राहाइड्रल शेप ये है। अमोनिया का पिरामिडल होता है, अमोनिया का पिरामिडल। सब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। जो ऊपर यहाँ पर हाइड्रोजन था, बस यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरह से आ गया। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तुमने बना दिया इस तरह से, ठीक है। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इस तरह से। और वाटर, वाटर में बीच में ऑक्सीजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन है। ये जो बॉन्ड बेटा है, यहाँ पर भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो ऊपर वाला बॉन्ड बेटा यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस तरह से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अब एंगल यहाँ पे बताना तुम्हें। यहाँ पर जो एंगल है, यहाँ पर एंगल मान लेते हैं θ1 है, यहाँ पर एंगल जो है ये θ2 है, यहाँ पर जो एंगल है वो θ3 है। सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन θ1, θ2 एंड θ3? ये तुम्हें बताना है, ठीक है। तो अब तुम्हें मालूम बेटा जो रिपल्सन होता है, रिपल्सन, रिपल्सन का जो ऑर्डर होता है, रिपल्सन, वो बॉन्ड पेयर रिपल्सन मैक्सिमम होता है। फिर आएगा बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्सन। अच्छा ये मैंने गड़बड़ कर लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। पहला लोन पेयर होगा, LP LP, ठीक है। लोन पेयर रिपल्सन इज मैक्सिमम, आफ्टर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, एंड लास्ट में क्या होगा बेटा? बॉन्ड पेयर, ठीक है। ये रिपल्सन का ऑर्डर है। तो इन तीनों में बेटा रिपल्सन कहाँ मैक्सिमम होगा? जहां पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना। तो देखोगे कि जो ये मॉलिक्यूल है बेटा, यहाँ पर लोन पेयर दिख रहा है, तो ये मैक्सिमम रिपल्सन होगा बेटा, मैक्सिमम रिपल्सन। यस सर। यस सर। तो अगर रिपल्सन होगा तो दूर दूर जाएंगे, है ना। तो ये बहुत दूर दूर चला जाएगा। तो अब जब दूर दूर जाएगा तो क्या होगा बेटा? जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड को भी रिपेल करेगा, इसको भी रिपेल करेगा, धक्का देगा कि नहीं? जब ये दोनों दूर दूर जाएंगे तो फिर क्या मिलेगा बेटा? लोन पेयर बॉन्ड पेयर।
तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन होगा, तो ये बॉन्ड भी इसको रिपेल करेगा, धक्का देगा, और ये वाला भी इसको दबा देगा। तो कुल मिलाकर जो θ3 है बहुत कम हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे इसको दबा दोगे तो ये एंगल कम होगा कि नहीं, θ3 कम हो जाएगा। अब देखोगे तो यहाँ पर जो अमोनिया में केवल एक लोन पेयर है, तो केवल एक ही लोन पेयर क्या करेगा, दबाएगा यहाँ पर, जबकि यहाँ पर दोनों लोन पेयर मिलकर इसको दबा रहे हैं, है ना। तो ऑर्डर क्या आएगा बेटा एंगल का, तो यहाँ पर रिपल्सन मैक्सिमम होगा तो एंगल मिनिमम होगा कि नहीं, एंगल मिनिमम होगा। यस सर। तो यहाँ लिख सकते हो θ3 क्या होगा, स्मॉलेस्ट, फिर क्या होगा θ2, आफ्टर देन θ1। ठीक है, तो नोट कर लो यहाँ पर इसको। सर जैसे वो sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा तो और उस पर अगर लोन पेयर होगा तो वो कैसे मतलब लिखेंगे लोन पेयर को? ये समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ ये तो समझ में आ गया। हाँ, तो वहां पर वो अलग अलग मार्केट में अलग अलग है ना, वहां पर तुम हाइब्रिडेशन चेंज कर दिए, अगर वहां पर हाइड्रोजन चेंज हो जाएगा तो एंगल भी अलग हो जाएगा ना, वहां पर 120 डिग्री आ जाएगा, 90 डिग्री आएगा, 120 आ जाएगा sp3d में। ठीक है, अगर θ2 की वैल्यू पूछी तो ये समझ में आ रहा है कि नहीं, यहाँ पर इतना समझ में आ रहा है कि नहीं। θ2 का वैल्यू नहीं पूछेगा, कंपेयर करने के लिए पूछेगा। यहाँ पर θ1 θ2 θ3 को कंपेयर करने के लिए पूछेगा, तुम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता पाओगे, है ना। एग्जैक्ट वैल्यू तुम्हें बुक में मिलेगा, तो यहाँ पर जो बुक में होता है, बुक में जो एग्जैक्ट वैल्यू है मैं लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पर जो एंगल है वो 109 डिग्री होता है, यहाँ होता है 107 डिग्री होता है, यहाँ पर 104 डिग्री होता है। ये तुम्हें याद नहीं रखना है, ठीक है। जो θ1 है, θ2 है, और ये जो θ3 है, ये वैल्यू दिया गया है, ठीक है। अगर कोई और हाइब्रिडाइजेशन है तो मतलब उसमें बेटा तुम्हारा बात समझ गया, तुम शांत रहो, तुम काफी देर से परेशान लग रहे हो तुम, है ना, तुम्हारा क्वेश्चन मैं समझ गया, ठीक है। अभी थोड़ा देर शांत रहो, बता रहा हूँ। आगे चलते यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे आते हैं बेटा। तो ये समझ में आ गया बेटा ऊपर वाला क्वेश्चन, यहाँ पर इतना। यस सर। तो अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे, यहाँ पर देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे कंपेयर करोगे। तो अगर देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ पे कोई दूसरा एलिमेंट आ गया तो इलेक्ट्रोनेगेटिव से हम लोग कैसे निकालते, जैसे यहाँ पर देख लो, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, है ना। यहाँ पर है NH3, दूसरा है NF3, ठीक है, ये एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। इन दोनों का एंगल तुम्हें कंपेयर करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हाइब्रिडेशन लिखोगे, हाइब्रिडेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन। तो दोनों का जो हाइब्रिडेशन है sp3 है, इसका भी हाइब्रिडेशन sp3 है। अगर तुम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को देखोगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है। ऊपर देखो, ऊपर का जो तुमने एग्जांपल लिया था, हाइब्रिडेशन तो सेम था इन दोनों में, तीनों में, लेकिन नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तीनों में अलग अलग था। यहाँ पे देखोगे हाइब्रिडेशन भी सेम है, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम है, ठीक है। तो इस केस में क्या करोगे, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। यहाँ पर जो एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखोगे, तो पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, शेप बना लोगे यहाँ पर। तो NH3 का शेप बनाओगे, यहाँ पर नाइट्रोजन हो गया, एक लोन पेयर ऊपर हो जाएगा, और 3 हाइड्रोजन इस तरह से अमोनिया का स्ट्रक्चर ऊपर बनाया था। उस तरह से यहाँ पर भी शेप बनाओगे, नाइट्रोजन हो गया, लोन पेयर हो गया, यहाँ पर 3 फ्लोरीन तुमने लगा दिया, ठीक है। तो अब तुम एंगल कैसे कंपेयर करोगे, यहाँ पर एंगल θ1 है, यहाँ पर एंगल θ2 है, दोनों एंगल को कंपेयर करना है। तो कैसे कंपेयर करोगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो लोन पेयर है, लोन पेयर सेम हो गया, ठीक है। यहाँ पर जो बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर भी सेम हो गया, ठीक है। लोन पेयर तो सेम हो गया, लेकिन जो बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर सेम, लेकिन जो बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर का जो अमाउंट है वो सेम नहीं है। कैसे सेम नहीं है बेटा यहाँ पर बॉन्ड पेयर, देखो यहाँ पर जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन है, किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में, बताओ। विच वन हैज हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अमंग नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन,
बताओ बेटा, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ज्यादा होता है ना? सर नाइट्रोजन बोलो। Yes, sir. तो जो नाइट्रोजन है इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लेगा, जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो नाइट्रोजन की तरफ रहेगा ना, इस तरह से। Yes, sir. यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ रहेगा, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ रहेगा। नाइट्रोजन और फ्लोरीन में किसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है? अगर तुम Fluorine, बात sir. करते हो नाइट्रोजन और फ्लोरीन का, तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा बेटा? फ्लोरीन की तरफ रहेगा। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है फ्लोरीन की तरफ रहेगा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो नाइट्रोजन की तरफ रहेगा। तो अब बताओ कहां पर रिपल्सन ज्यादा होगा? फर्स्ट में रिपल्सन ज्यादा होगा या सेकंड में रिपल्सन ज्यादा होगा? तुम बताओ बेटा, कहां पर रिपल्सन ज्यादा होगा? देखो यहाँ पर फर्स्ट वाले में, फर्स्ट वाले में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बहुत पास पास है कि नहीं? देखो जो लोन पेयर दिख रहा है, सॉरी जो बॉन्ड पेयर दिख रहा है, बॉन्ड पेयर यहाँ पे देखोगे नाइट्रोजन के काफी करीब है, और इन तीनों बॉन्ड पेयर में डिस्टेंस बहुत कम है। कम है कि नहीं डिस्टेंस? यस सर। Yes, जितना sir. कम डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा रिपल्सन होगा, है ना? तो यहाँ पर क्या होगा बेटा? मोर रिपल्सन, मोर रिपल्सन, रिपल्सन ड्यू टू स्मॉल स्पेस अराउंड बॉन्ड पेयर। ठीक है, जो बॉन्ड पेयर उसके अराउंड जो स्पेस है बहुत कम है, इसलिए रिपल्सन ज्यादा होगा। अगर रिपल्सन ज्यादा है तो बॉन्ड ओपन हो जाएगा बेटा, खुल जाएगा। अगर यहाँ रिपल्सन ज्यादा है तो क्या होगा? फैलेगा कि नहीं बेटा यहाँ पर? यस बोलो। Yes, sir. ठीक है, और यहाँ पे बेटा रिपल्सन कम है, अगर ये रिपल्सन यहाँ पर ज्यादा तो ये ओपन हो जाएगा। इसका मतलब जो थीटा वन है, थीटा वन ज्यादा होगा थीटा टू से। बोलो, Yes, sir. समझ में आ गया सबको? Yes, sir. सर दोबारा बता दो। ये दोबारा देख लो बेटा, मैंने क्या बोला था यहाँ पर कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाइट्रोजन के पास रहेगा, नाइट्रोजन के करीब रहेगा। कैसे? बिकॉज नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहाँ लिखोगे नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। ठीक है, जो ये बॉन्ड पेयर है वो नाइट्रोजन के करीब रहेगा, तो बॉन्ड पेयर के बीच में स्पेस कम होगा कि नहीं? जो बॉन्ड पेयर के बीच में स्पेस कम होगा, क्योंकि देखो नाइट्रोजन के पास चला गया बॉन्ड पेयर, तो स्पेस कम होगा। अगर स्पेस कम है तो रिपल्सन ज्यादा होगा। तो ये मैंने लिख दिया मोर रिपल्सन ड्यू टू स्मॉल स्पेस अराउंड बॉन्ड पेयर। बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, बॉन्ड पेयर ये है, स्मॉल भी लिख दे रहा हूं, अराउंड बॉन्ड पेयर। ठीक है, Yes, sir. अब समझ में आ गया? Yes, sir. Clear हो गया। ओके, आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़ो। इसी Yes, sir. में एक और एग्जांपल देख लो, ये तुम लोग खुद से करो और करके मुझे बताओ। यहाँ तुम्हें बताना है, तुम्हें एग्जांपल मैं दे रहा हूं, मैं एक दे रहा हूं NH2 माइनस। ठीक है, OH2, NH2 माइनस हो गया, OH2 हो गया, और मैं एक दे रहा हूं, और क्या दूंगा? चलो इन दोनों कंपेयर करो, NH2 माइनस और OH2 को। ठीक है, NH2 माइनस और OH2, तो बॉन्ड एंगल को कंपेयर करना है, तो मैं यहाँ बाकी चीज लिख दे रहा हूं। यहाँ पर जो हाइब्रिडेशन है, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन फर्स्ट का sp3 है, सेकंड का, ये बेटा एग्जाम में नहीं लिखा रहेगा हाइब्रिडेशन, ये मैं लिख दे रहा हूं तुम लोगों के लिए। ठीक है, एग्जाम में तुम्हें निकालना पड़ेगा हाइब्रिडेशन। यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर, लोन पेयर भी यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी लोन पेयर 2 है। ठीक है, दोनों में नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। और जब स्ट्रक्चर बनाओगे, मैं स्ट्रक्चर भी बना दे रहा हूं, यहाँ पर नाइट्रोजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो दो लोन पेयर यहाँ पर है।
यहां पर भी दो दो लोन पेयर होगा, ठीक है। दोनों का स्ट्रक्चर मैंने बना दिया। तो बॉन्ड एंगल कंपेयर करना है। फर्स्ट का जो एंगल है वो θ1 है, यहाँ पर जो एंगल है वो θ2 है। कंपेयर करो, θ1 और θ2 को कंपेयर करो। करो बेटा, बताओ, करके बताओ, जल्दी से आंसर बताओ। θ2 ग्रेटर है। आंसर पूछ रहे हो या बता रहे हो? गर्वित बताओ, बता रहे हो। लक्ष्य बोल रहे हो ना तुम, लक्ष्य। हाँ, तो θ2 ग्रेटर है तुम्हारे हिसाब से, θ2 इज ग्रेटर देन θ1। लक्ष्य ने बताया ये। सर इक्वल होगा ना? इक्वल नहीं होगा बेटा, यहाँ पर अलग अलग है। तुम बताना है किसका ज्यादा किसका कम है। सर 1 का। यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव देखो, नाइट्रोजन का अलग है और नाइट्रोजन हाइड्रोजन का। यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन कंपेयर करोगे, ठीक है। यस। चलो मैं बता दे रहा हूं, तुम लोगों ने ट्राई किया होगा, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे जो लिखा है मैं इसको हटा देता रहा हूं। अब देखोगे बेटा मैं क्या बना रहा हूं, किस तरह से कर रहा हूं। तो अब तुम कंपेयर करो। यहाँ पर देखो नाइट्रोजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन। एमंग नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन किसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन। मालूम है कि नहीं बेटा? ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होता है। इसका मतलब अगर तुम कंपेयर करो, यहाँ देखो यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, लेकिन बीच में नाइट्रोजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो ऑक्सीजन के एकदम करीब रहेगा। यहाँ पर होगा कि नहीं? इस तरह से। और नाइट्रोजन में थोड़ा सा दूर रहेगा इस तरह से, क्योंकि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है ऑक्सीजन से, ठीक है। यस सर। यहां तुम लिख सकते हो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव देन नाइट्रोजन, ठीक है। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो ऑक्सीजन के करीब रहेगा, तो यहां पर स्मॉल स्पेस मिलेगा, ठीक है। स्मॉल स्पेस बिटवीन बॉन्ड पेयर, ठीक है। तो क्या होगा बेटा? मोर रिपल्सन होगा, मोर रिपल्सन, ठीक है। तो अगर रिपल्सन ज्यादा है तो एंगल भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो एंगल है, एंगल ज्यादा होगा, तो इसलिए θ2 इज ग्रेटर देन θ1, ठीक है। तो लक्ष्य ने सही आंसर दिया था, θ2 इज ग्रेटर देन θ1। यहाँ जो θ2 है, θ2 इज ग्रेटर देन θ1, तो एंगल यहाँ पर ज्यादा होगा। नोट कर लो इसको। सर थोड़ा ऊपर कर दीजिए। समझ में आ रहा है बेटा ये आंसर? हाँ, मैं ऊपर कर दे रहा हूं, ठीक है। किसी को डाउट तो पूछ सकते हो, अगर डाउट नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। डन सर। आगे है साइज ऑफ सराउंडिंग एटम। साइज ऑफ सराउंडिंग एटम देखो, एक मैंने ले लिया यहां पर OF2, ठीक है। दूसरा लिया मैंने OCl2। तो अब देखो जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन का साइज तो छोटा है, लेकिन जो क्लोरीन है, क्लोरीन का साइज बड़ा है। अगर साइज बढ़ा तो यहाँ पर स्पेस ज्यादा चाहिए, यहाँ पर है ना। लार्जर साइज रिक्वायर्ड मोर स्पेस, है कि नहीं? लार्जर साइज ऑफ क्लोरीन रिक्वायर्स मोर स्पेस, हेंस हायर एंगल, ठीक है। हेंस एंगल विल बी ग्रेटर देन OF2, एंगल विल बी larger than OF2,
तो यहाँ पे जो एंगल ज्यादा होगा, तो अगर तुम OF2 को कंपेयर कर रहे हो OCl2 से, तो एंगल कहाँ ज्यादा होगा बेटा? OCl2 का एंगल ज्यादा होगा OF2 से। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। Yes, sir. तो अभी किसी ने पूछा था कि अगर ट्रायगोनल बाई पिरामिडल में एक लोन पेयर आ जाए तो क्या होगा? जैसे एग्जांपल है ओ, यहाँ पर मैं एग्जांपल ले रहा हूं SF4। SF4 का स्ट्रक्चर बताओ बेटा। SF4 का स्ट्रक्चर, यहाँ पर अगर तुम्हें स्ट्रक्चर बताना हो तो स्ट्रक्चर SF4 का क्या होगा? तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर आएगा बेटा वो होगा सीसा स्ट्रक्चर। मैंने बताया था सीसा स्ट्रक्चर होगा। यहाँ पर सल्फर है, ऊपर यहाँ फ्लोरीन हो जाएगा, एक नीचे फ्लोरीन होगा, क्योंकि यहाँ पर एक लोन पेयर है, 1 लोन पेयर एंड 4 बॉन्ड पेयर। तो ये हो जाएगा sp3d। sp3 मतलब ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। तो ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल में एक लोन पेयर हो गया, यहाँ पर तुमने लोन पेयर कंसिडर कर लिया, और बाकी सब क्या है? बॉन्ड पेयर। तो ये सी सॉ स्ट्रक्चर है। तो एक लोन पेयर जब आ जाता है बेटा, तो जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा बिकॉज ऑफ रिपल्सन। तो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा? इस बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा, धक्का देगा। तो यहाँ पर जो एंगल है थोड़ा सा इस तरह से, जो ऊपर वाला जो वर्टिकल होना चाहिए है ना, जो ऊपर नीचे वर्टिकल होना चाहिए, वहां पर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा? यहाँ पर अगर बात करोगे तुम सल्फर, तो ऊपर थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा, यहाँ पर फ्लोरीन हो जाएगा, यहाँ पर फ्लोरीन हो जाएगा, और F कुछ इस तरह से शीशा बनेगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस रिपल्सन। समझ में आएगा बेटा? जिसने बार बार पूछ रहा था सर sp3d में अगर लोन पेयर आ जाए, समझ में आएगा सबको? सर ये लोन पेयर Yes. मतलब कहीं पे भी, जैसे ऊपर भी हम show कहीं कर पर सकते भी हैं अगर lone है, pair? कहीं पर भी। हाँ, नहीं, कहीं पर भी नहीं, जहां पर लोन पेयर है वहीं पर। और मैंने बताया था लास्ट क्लास में लोन पेयर कहां पर लगाओगे। तो लोन पेयर टीबीपी में हमेशा इक्विटोरियल पोजीशन पे लगाते हो। मैंने लिखवाया था बेंट रूल, लिखवाया था मैंने, बोलो। बेंट रूल मैंने लिखवाया था कि नहीं? Yes, sir. लिखवाया था कि लोन पेयर कहां पर आएगा। तो कहाँ लिखवाया था मैंने, याद नहीं आ रहा है, लेकिन लिखवाया था। ठीक है, मुझे याद आ रहा है कि मैंने लिखवाया था कि लोन पेयर इज ऑलवेज ऑक्यूपाइड बाय इक्विटोरियल पोजीशन इन ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल ज्योमेट्री। ठीक है, तो जहां पर भी है तुम लोग देख लेना, ये मैंने लिखवा दिया था, और मैंने लिखवाया भी था कि ये बेंट रूल है, इसको बेंट रूल बोलते हैं। लिखवाया था ना बेटा? ये है देखो यहाँ पर, ये उस समय जो बैकग्राउंड था वो व्हाइट बैकग्राउंड था, इसलिए क्लियर दिख रहा था। मैं बैकग्राउंड वापस रिवर्ट कर देता हूँ कुछ देर के लिए, तो तुम्हें दिखाई देगा। तो दिखाई दे रहा है बेटा? बैकग्राउंड मैंने रिवर्ट कर दिया है। तो बेंट रूल लिखा था, इन ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल ज्योमेट्री लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज ऑक्यूपाइड बाय इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। सेकंड, इन टीवीपी ज्योमेट्री मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज फर्स्ट ऑक्यूपाइड बाय एक्सियल बॉन्ड। तो मैंने बता दिया था एक्सियल बॉन्ड क्या है, इक्वेटोरियल बॉन्ड क्या है, ये भी मैंने यहाँ पे लिखवा दिया। तो लोन पेयर कहीं पे भी नहीं रख दोगे बेटा, क्लास में थोड़ा सा पढ़कर आओगे तो पहले जो पढ़ाया गया तो थोड़ा समझ में आएगा बेटा, है ना? थोड़ा सा तुम लोग कोशिश किया करो क्लास में आने से पहले पढ़कर आओ। ठीक है, जो लास्ट क्लास में पढ़ाया गया उसको पढ़कर आओगे तो समझ में आएगा। नहीं तो मुझे दोबारा रिपीट करना पड़ेगा, तो क्लास वही हो जाएगा जो इनफाइनाइट लूप होता है ना, जहां तुम चल रहे हो फिर वही पर वापस हो जाएगा, फिर ऐसे चलते 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 वहीं पर घूमते रहोगे, खत्म हो जाएगा तुम्हारा पीरियड। तो इसको इनफाइनाइट लूप बोलते हैं। तो इनफाइनाइट लूप में नहीं जाना है, थोड़ा सा पढ़कर आओ, और पढ़कर आओगे तो जो डाउट है डाउट कम होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर आगे हम लोग को देखना है रेजोनेंस क्या होता है। ठीक है, रेजोनेंस ऊपर बेटा समझ में आ गया? बॉन्ड एंगल कैसे कंपेयर करोगे? अगर कोई दो मॉलिक्यूल दे दिया जाए, कंपेयर कर लोगे ना बॉन्ड एंगल? Yes, sir. Yes, sir. ओके, आ जाते हैं रेजोनेंस पर। रेजोनेंस देखो क्या होता है। रेजोनेंस यहाँ लिखा हुआ है, रेजोनेंस इज ए वे ऑफ डिस्क्राइबिंग मॉलिक्यूल इन ए सर्टेन मॉलिक्यूल। ये मैं कलर जो है थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूँ ताकि तुम लोगों को क्लियर दिखाई दे। तो कलर वाइट हो गया, ठीक है।
तो resonance is a way of describing bonding in certain molecule or ions by the combination of several contributing structure into resonance hybrid. In valence bond theory, the molecules having more than one Lewis structure exhibit resonance. तो तुम्हें यही याद रखना है बेटा. तो resonance क्या होता है बेटा? The molecule which have more than one Lewis structure can exhibit resonance. ठीक है, ये रेजोनेंस होता है कि एक मॉलिक्यूल का अगर एक से ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो तो वो एक से ज्यादा लुइस स्ट्रक्चर हो तो वो रेजोनेंस एग्जिबिट करेगा. जैसे CO3 माइनस, तो जो CO3 माइनस है इसका जो है एक से ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा. जैसे यहाँ देखो C डबल बॉन्ड वो तुमने बना दिया है ना, यहाँ पर O माइनस है, यहाँ पर O माइनस है, ये तो तुम्हारा फर्स्ट स्ट्रक्चर हो गया. ठीक है, इसका एक और रिप्रेजेंटेशन है, जो नेगेटिव चार्ज है वो ऊपर आ जाए, पाई बॉन्ड यहां पर आ जाए, O माइनस यहां पर आ जाए, O माइनस यहां पर आ गया और पाई बॉन्ड इस साइड आ गया. ये सेकंड रिप्रेजेंटेशन हो गया. थर्ड में का जो पाई बॉन्ड है वो यहां पर आ जाए, नेगेटिव चार्ज यहां पर चला जाए. ठीक है, तो ये तीन रिप्रेजेंटेशन हो गया कार्बोनेट आयन का, CO3 माइनस का, CO3 2 माइनस या 2 माइनस कर दो, यहाँ पे 2 माइनस है. ठीक है, CO3 2 माइनस. तो इन तीनों को बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ CO3 2 माइनस. ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट आयन. ठीक बेटा, तो यहां पर कार्बोनेट आयन का तीन लुईस स्ट्रक्चर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड. ये तीनों अलग अलग स्ट्रक्चर है. ऐसा नहीं तुमने घुमा दिया बस मॉलिक्यूल को, घुमाने से नहीं मिलेगा. देखो कैसे नहीं मिलेगा ये वाला. अगर हम लोग इस कार्बन को या ऑक्सीजन को अनोटेट कर देते हैं, मतलब लेवलिंग कर देते हैं, ये जो ऑक्सीजन है ऑक्सीजन 16 है, ये ऑक्सीजन 17 है, ये ऑक्सीजन 18 है. तो 16 क्या बेटा एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, 17 एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, और ये क्या बेटा एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन 16, 17, 18, इन तीनों क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, अगर एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक मास अलग अलग हो मॉलिक्यूल का, तो उसको आइसोटोप्स बोलते हैं. तुम लोगों ने पढ़ा होगा, पढ़ा है कि नहीं आइसोटोप्स? Yes, sir. बोलो बेटा. यस सर, पढ़ा है. तो आइसोटोप्स है. ठीक है, तो अब देखोगे कि इन तीनों स्ट्रक्चर में जो आइसोटोप्स है उसका पोजीशन फिक्स है, मतलब 16 यहीं पर है, 16 यहीं पर है, 17 ऊपर था, 17 ऊपर यहाँ पर भी है, 17 यहाँ पर भी है. जो ऑक्सीजन 18 यहाँ राइट हैंड साइड में था, तो ऑक्सीजन 18 यहाँ पर भी है, ऑक्सीजन 18 यहाँ पर भी है. ठीक है, तो ऑक्सीजन का जो पोजीशन फिक्स है, तो मूवमेंट क्या, जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड का पोजीशन तुमने अलग अलग किया. एक बार पाई बॉन्ड तुमने C और 17 के बीच में बनाया, दूसरी बार 18 के बीच में बनाया, और थर्ड टाइम तुमने 16 के बीच में बनाया है. तो जो तीनों स्ट्रक्चर वो अलग अलग हो गया. देखो घुमा दो इसको, मालूम घुमाओ, घुमाने पर ये नहीं बनेगा, है ना. जो बॉन्ड है, बॉन्ड अलग अलग एटम पर बना हुआ है, इसलिए जो तीनों स्ट्रक्चर है वो अलग अलग होगा. तो तीन लुईस स्ट्रक्चर तुमने बनाया है सेम मॉलिक्यूल का, तो इन तीनों को क्या बोलोगे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. ठीक है, तो जो रेजोनेंस है, रेजोनेंस के बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे, है ना. इसके बाद जो चैप्टर तुम लोग पढ़ोगे GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जब पढ़ोगे तुम आयनिक इक्विलिब्रिया के बाद. ठीक है, आयनिक इक्विलिब्रिया के बाद जो चैप्टर स्टार्ट होगा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसको हम लोग पढ़ेंगे जब. ठीक है, तो उसमें हम लोग रेजोनेंस को डिटेल में देखेंगे. तो फिलहाल के लिए हम लोग इतना पढ़कर छोड़ देते हैं रेजोनेंस के बारे में. रेजोनेंस को हम लोग आगे देखेंगे. ठीक है, कब देखो बेटा? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम रेजोनेंस को दोबारा देखेंगे. चैप्टर अभी जस्ट स्टार्ट होने वाला है, इसे आयनिक इक्विलिब्रिया खत्म होगा. आयनिक इक्विलिब्रिया मैंने बोला था कि थोड़ा सा मैं रिवीजन कराऊंगा चैप्टर 8 का. चैप्टर 8 के बाद हम लोग GOC स्टार्ट करेंगे. ठीक है बेटा? Yes, sir. यस सर. ओके, तो आगे बढ़ते हैं. आगे है लिमिटेशंस ऑफ VBT. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के लिमिटेशन क्या है? ठीक है, तो ढेर सारे इसके लिमिटेशन है. नंबर 1 है ना, इट फेल्स टू एक्सप्लेन. इट फेल्स टू एक्सप्लेन
पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, दूसरा क्या है बेटा, इट फेल्स टू एक्सप्लेन फ्रैक्शनल बॉन्ड। कहीं कहीं बेटा फ्रैक्शनल बॉन्ड होता है, मतलब कि अगर तुम देखोगे बॉन्ड क्या डबल बॉन्ड है या बॉन्ड क्या होगा बेटा सिंगल बॉन्ड होगा, है ना। तो कभी कभी फ्रैक्शन मतलब डेढ़ बॉन्ड होगा, 1:1/2 इस तरह से बॉन्ड भी तुम्हें देखने को मिलेगा। ठीक है, 3.5 बॉन्ड भी देखने को मिलेगा। ठीक है, 2.5 बॉन्ड, 1.5 बॉन्ड, इस तरह से बॉन्ड तुम्हें अलग अलग देखने को मिलेगा। तो इसको एक्सप्लेन करने में फेल हो गया बीबीटी। और जो ऑक्सीजन बेटा, ऑक्सीजन का अगर तुम स्ट्रक्चर बनाओगे तो ऑक्सीजन में जो इलेक्ट्रॉन हो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन तुम्हें दिखाई देगा अकॉर्डिंग टू बीबीटी। तो अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, तो पैरामेग्नेटिक क्या हो गया, कैसे हो गया, तो उसको हम ये फेल हो गया। ठीक है, तो पैरामेग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है उसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी मैं फर्स्ट को एक्सप्लेन नहीं करूँ, सेकंड मैंने एक्सप्लेन कर दिया। थर्ड को देखो यहाँ पर, थर्ड क्या बेटा, इट फेल्स टू एक्सप्लेन। ठीक है, इट फेल्स टू एक्सप्लेन एग्जिस्टेंस ऑफ He2+। तो जो हीलियम है, He2+ एग्जिस्ट करता है, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, एक्सप्लेन करने में पूरा फेल हो गया कि कैसे एक्सप्लेन होगा। अब आगे तो इट फेल्स टू एक्सप्लेन है ना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड। डेफिशिएंट बॉन्ड। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड कैसे बनता है इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो इन सब को हम लोग आगे पढ़ेंगे, है ना। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड क्या होता है, क्यों फेल हो गया, कैसे फेल हो गया, चारों को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ मैंने तो पहले ये सेकंड और थर्ड बता दिया। तो जो हीलियम बेटा, हीलियम He2, हीलियम तो तुम्हारा इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस तो बॉन्ड नहीं बनाता। जो He2 है ये भी बॉन्ड नहीं बनाएगा, लेकिन जो He2+ है ये एग्जिस्ट करता है। क्यों एग्जिस्ट कर रहा है He2+, है ना। तो ये बीबीटी से एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा, इसको हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, आगे कब देखो बेटा, आगे हम लोग पढ़ना है थ्योरी एमओटी में हम लोग देखेंगे। तो समझ में आ गया बेटा, इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट कर लिया। चलो आगे यहाँ पर है कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड। तो कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड देखेंगे बेटा। कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होता है, आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर कहाँ से आ जाता है, इसको हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो कोवेलेंट यहाँ पर नंबर 1 यहाँ पर लिखा हो पोलराइजेशन पावर, दूसरा है पोलराइजेबिलिटी, थर्ड है फजान्स रूल, यहाँ पे लिखा गया हेडिंग यहाँ पर फजान्स रूल, उसको भी देखेंगे, और नीचे कुछ एग्जांपल्स है। ठीक है, तो नंबर 1 लिखा हुआ पोलराइजेशन पावर। जो पोलराइजेशन पावर है ये कटायन के लिए होता है, कटायन। ठीक है, और जो पोलराइजेबिलिटी है ये अनायन के लिए होता है। तो उसको हम लोग देखेंगे अनायन के बारे में बाद में, पहले देख लेते हैं पोलराइजेशन पावर क्या होता है। ठीक है, जैसे एक तुम्हारा कटायन है, मैंने एक मॉलिक्यूल बना लिया, मॉलिक्यूल यहाँ पर है KCl। ठीक है, KCl मॉलिक्यूल है, पोटेशियम क्लोराइड। जो पोटेशियम क्लोराइड है, पोटेशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, है ना। तो जो KCl मॉलिक्यूल है ये कैसा मॉलिक्यूल बेटा, आयनिक मॉलिक्यूल है, क्योंकि यहाँ का कटायन और अनायन है, तो ये आयनिक मॉलिक्यूल होगा, आयनिक मॉलिक्यूल। तो अगर आयनिक मॉलिक्यूल है तो यहाँ पर कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे आ जाएगा बेटा। कोवेलेंट का मतलब क्या हुआ, कोवेलेंट का मतलब होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, अगर कहीं पर भी शेयरिंग हो रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड का
शेयरिंग अगर होगा तो वहां पर कोवलेंट कैरेक्टर आ जाएगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब यहां पे देखो, जो पोटेशियम है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जो क्लोरीन है क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इस नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, जो क्लोराइड है उसको अट्रैक्ट करेगा। देखो जो क्लोरीन बेटा, क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है ना। और तुम देखो क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, तो जो इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट इस तरह से 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। जो पोटेशियम बेटा, पोटेशियम का जो ऑक्टेट इसका भी कंप्लीट है, लेकिन इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसका साइज छोटा हो गया है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर, है ना। तो ये प्लस चार्ज क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पर है, जो इलेक्ट्रॉन तुम्हें दिख रहा है इस तरह से ना, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है यहाँ पर, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो जाएगा, है ना। इस तरह से थोड़ा सा पोटेशियम की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, पोटेशियम की तरफ। जो क्लोरीन है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड पोटेशियम की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है क्लोरीन का, थोड़ा सा पोटेशियम की तरफ शेयर हो गया। दिख रहा है बेटा, यहाँ पहले क्या था, अगर अट्रैक्शन नहीं था तो दोनों स्फेरिकल थे। दिख रहा है बेटा, ये भी स्फेरिकल है, ये भी स्फेरिकल है, पूरा पूरा स्फीयर दिख रहा है। लेकिन जैसे ही पोटेशियम ने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया तो ये ओवल हो गया। ओवल समझ रहे हैं बेटा, अंडा मतीन, है ना, अंडा की तरह हो गया यहाँ पर। ठीक है, ओवल, तो ओवल हो गया अंडाकार। तो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लिया, इलेक्ट्रॉन पेयर को, तो इसका जो शेप है ओवल शेप हो गया, तो इसको बोलते हैं पोलराइज्ड या फिर पोलराइजेशन। ठीक है, इसी को पोलराइजेशन बोलते हैं, पोलराइजेशन ऑफ अनायन। ये पोलराइज क्यों हो रहा है बेटा, क्योंकि जो कटायन है, कटायन इसको अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, जो कटायन है पोटेशियम, पोटेशियम इस क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो जो पोलराइजेशन हो रहा है, पोलराइजेशन बाई कटायन हो रहा है। अगर तुम यहाँ पर कटायन को चेंज कर दो, कोई दूसरा कटायन डाल दो, है ना, तो वो भी क्या करेगा, इसको पोलराइज करेगा। तो जो पोलराइजेशन पावर किसका होगा बेटा, कटायन का। ठीक है, तो यहां पे लिखोगे पावर ऑफ कटायन, पावर ऑफ कटायन टू पोलराइज, the anion are known as polarization power। ठीक है, तो ये पोलराइजेशन पावर का मतलब हो गया कि कटायन का एबिलिटी या कटायन का पावर, कि कितना अनायन को पोलराइज कर रहा है, इसी पावर को बोलते हैं पोलराइजेशन पावर ऑफ कटायन। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा इतना बात? यस आ सर। जाओ, यहां देखते हैं पोलराइजिबिलिटी क्या होता है। देखो यहाँ पर पोलराइजिबिलिटी, तो जो अनायन यहाँ पर है, अनायन यहाँ पर पोलराइज हो रहा है। जैसे यहाँ तुमने क्लोरीन ले लिया, यहाँ पर तुमने आयोडीन ले लिया, तो क्या होगा बेटा, जो क्लोरीन है, क्लोरीन भी पोलराइज होगा, आयोडीन भी पोलराइज होगा, है ना। तो यहाँ पर जो तुमने अनायन लिया, वो अनायन क्या हो रहा है, पोलराइज हो रहा है, यहाँ पर ओवल शेप में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ लिखोगे एबिलिटी ऑफ अनायन, एबिलिटी ऑफ, ठीक है, एबिलिटी ऑफ अनायन to get polarized by cation is known as polarizability। पोलराइजिबिलिटी, नोट कर लो बेटा इसको। तो ये पोलराइजेशन पावर और पोलराइजिबिलिटी दोनों क्लियर होना चाहिए, दोनों लोग। ठीक है बेटा, दोनों पॉइंट क्लियर होना चाहिए अच्छे से। तो क्लियर हो गया दोनों पॉइंट।
एक बार पोलराइजेबिलिटी दोबारा बता दो। पोलराइजेबिलिटी बेटा जो अनायन है ना, देखो पहले अनायन क्या था बेटा, स्फेरिकल था, है ना। जैसे सर। कटायन ने इसको पोलराइज किया तो ये पोलराइज हो गया। जैसे तुमने जिम में बॉल देखा होगा, गोल से बॉल होता है जिम में, है ना, या बीन बैग में तुमने देखा होगा, इस पर बैठ जाओ तो ओवल शेप हो जाता है कि नहीं, यस सर। ठीक है। तो जो जिम बॉल होता है बेटा, वही तुम मान लो अनायन है, तुम उसको दबा रहे हो, तो तुम क्या बेटा, तुम कटायन हो। तुम जितना दबा दोगे उतना ये पोलराइज होगा, उतना ज्यादा इसमें कोवेलेंट करेक्टर, जितना ज्यादा पोलराइज होगा कटायन उतना ज्यादा कोवेलेंट करेक्टर होगा, ठीक है। तो पोलराइज कौन हो रहा है बेटा, जो बड़ा सा अनायन है बेटा वही तो पोलराइज हो रहा है, जो जिम बॉल है वही तो अनपोलराइज हो रहा है। और तुम्हें मालूम है कटायन और अनायन में अनायन का साइज न्यूट्रल एटम से बड़ा होता है, तुमने पीरियोडिक प्रॉपर्टी में पढ़ा है, साइज ऑफ अनायन इज ग्रेटर देन कटायन, ठीक है। तो अनायन का साइज जो तुमने Cl- बनाया है या फिर कोई दूसरा आइटम बनाया है, उसका अनायन तुमने बनाया, उसका साइज बड़ा होगा, ठीक है। और जो कटायन कटायन क्या करेगा बेटा, उसको पोलराइज करेगा, अपने पास खींचेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपने पास खींचेगा, तो ये पोलराइज हो जाएगा। तो पोलराइज हो कौन रहा है बेटा, अनायन, ये अनायन पोलराइज हो रहा है, ठीक है। तो इस पोलराइज होने का जो एबिलिटी है, ये पोलराइज हो रहा है बेटा, मतलब यहाँ तुमने कोई दूसरा आयन डाल दिया, पोलराइज नहीं हो रहा है, तुमने फ्लोरीन ले गया तो फ्लोरीन पोलराइज नहीं होता है, ठीक है। तो क्लोरीन पोलराइज हो गया, तो यहाँ पर एबिलिटी किसका बेटा, ये एबिलिटी है अनायन का, ठीक है। सो एबिलिटी ऑफ अनायन टू गेट पोलराइज बाय कटायन इज नोन एज पोलराइजेबिलिटी। हो सकता है कोई अनायन पोलराइज हो सकता है कोई अनायन पोलराइज ना हो, ठीक है। तो पोलराइज होने के जो एबिलिटी है वो अनायन का है, तो इसीलिए इसको पोलराइजेबिलिटी बोलते हैं। आगे चलते हैं बेटा, फजान्स रूल देखते हैं, फजान्स रूल क्या है। तो फजान्स रूल बेटा, जो फजान्स रूल है वो बताता है कि कोई मॉलिक्यूल कोवेलेंट है या नहीं है, ठीक है। किसी मॉलिक्यूल में कोवेलेंट कैरेक्टर है या नहीं है, तो कौन सा मॉलिक्यूल बेटा, आयनिक मॉलिक्यूल, ठीक है। ये आयनिक मॉलिक्यूल के लिए वैलिड है, आयनिक मॉलिक्यूल। तो आयनिक मॉलिक्यूल कोवेलेंट है या कोवेलेंट नहीं है, उसको हम लोग चेक करेंगे फजान्स रूल से। तो फजान्स रूल बेटा 4 पॉइंट में डिवाइडेड है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। तो चारों पॉइंट में से कोई भी एक पॉइंट अगर है तो मॉलिक्यूल पोलर होगा, ठीक है। तो चारों पॉइंट्स हम लोग कंपेयर करेंगे। नंबर वन है स्मॉल कटायन फेवर्स द कोवेलेंसी। कटायन जितना छोटा हो, ठीक है, जैसे तुमने यहाँ पर KCl ले लिया, एक तुमने कटायन यहाँ पर मॉलिक्यूल ले लिया KCl, ठीक है। KCl भी आयनिक है, दूसरा ले लिया तुमने LiCl, ठीक है, KCl LiCl। तो अब यहाँ पे क्या लिखा बेटा, स्मॉल कटायन फेवर्स द कोवेलेंसी। तो कटायन यहाँ पर क्या होगा बेटा, यहाँ पे कटायन K+ है, यहाँ पे कटायन क्या बेटा Li+ है। तो किसका साइज छोटा है, किस कटायन का साइज छोटा है, पोटेशियम का या लिथियम का? लिथियम का। लिथियम का। तुम्हें मालूम बेटा ग्रुप 1 में जो एलिमेंट है पहले लिथियम आता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो लिथियम सबसे ऊपर सबसे छोटा लिथियम होगा, पोटेशियम यहाँ पर, पोटेशियम का साइज बड़ा होगा। तो पोटेशियम साइज बड़ा है, लिथियम साइज छोटा है। तो अगर कटायन का साइज छोटा होगा, ठीक है, कटायन का साइज अगर छोटा हो गया तो वो क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड के पास होगा, डिस्टेंस कम होगा यहाँ पर अगर कटायन का साइज छोटा हो गया, है ना। तो देखो जो कटायन का साइज छोटा हो गया, ये तुम्हारा अनायन है, और यहाँ पर कटायन का साइज अगर छोटा हो गया तो इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल है इसी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस हो कम हो जाएगा न्यूक्लियस से। तो अगर डिस्टेंस कम हो गया तो F is inversely proportional to the R²। मालूम है ना फॉर्मूला, K Q1 Q2 डिवाइड बाई R, ये मालूम है ना? नहीं पता बेटा ये फॉर्मूला, बोलो। F is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 डिवाइड बाई R²। ये फॉर्मूला पढ़ा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सर खाली Q1 Q2 ये कांस्टेंट K है। चलो यहाँ पर मैं Q1 Q2, ये तो इस काम चल जाएगा, Q1 Q2 ही चलो यहाँ पर, ठीक है।
F is proportional to Q1 Q2 by R square। तो अगर डिस्टेंस कम है तो फोर्स ज्यादा होगा कि नहीं, बताओ इस फॉर्मूले से। यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है ना फोर्स के। तो डिस्टेंस कम हो गया तो जितना छोटा कटायन का साइज होगा उतना ज्यादा क्या होगा, उतना ज्यादा पोलराइजेबिलिटी होगा, उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। ठीक है, तो इन दोनों में किसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, जिसमें कटायन का साइज छोटा हो, है ना। सो KCl इज लेस कोवेलेंट देन LiCl। ठीक है, समझ आ रहा है बेटा ये बात, बिकॉज ऑफ स्मॉलर साइज ऑफ लिथियम। ठीक है, यस सर। बोलो यस नो, कुछ तो बोलो। Yes, sir. सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. लार्ज नेगेटिव आयन Yes. या लार्ज साइज ऑफ अनायन, या लिख सकते हो लार्ज साइज ऑफ अनायन। अगर अनायन का साइज बड़ा है, दो तुमने अनायन ले लिया, यहां तो जिम बॉल से कंपेयर करो। एक जिम बॉल है बड़ा सा, एक छोटा सा फुटबॉल है। ठीक है, उसको तुम्हें डिस्टॉर्ट करना, फोर्स लगाकर इसको दबाकर इसको डिस्टॉर्ट करना है। ठीक है, इक्वल फोर्स लगाओ दोनों पर। कौन इजीली डिस्टॉर्ट हो जाएगा बेटा, जिम बॉल या फुटबॉल? फुटबॉल। नालायक, फुटबॉल छोटा का साइज है, कैसे तुम उसको दबा पाओगे? नहीं दबा पाओगे। जिम बॉल बड़ा साइज है। हाँ, जो बड़ा वाला रहेगा बेटा उसको तुम इजीली डिस्टॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इसको तुम इजीली डिस्टॉर्ट कर लोगे। तो जहां पर डिस्टॉर्शन ज्यादा होगा वहां पर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। ठीक है, तो अगर तुम बात करोगे, यहां पर मैं ले रहा हूं NaCl और Na। ठीक है, यहाँ पे देखो जो कटायन वो सेम है, जो अनायन का साइज है, एक क्लोरीन हो गया दूसरा आयोडीन हो गया। तो आयोडीन का साइज बड़ा है, क्लोरीन का साइज छोटा है, तो आयोडीन इजीली पोलराइज हो जाएगा। ठीक है ना, तो जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। इट मींस सोडियम आयोडाइड इज मोर कोवेलेंट देन NaCl। फिर से सुनो, because of larger size of iodide ion can get easily polarized than Cl minus। ठीक है, hence covalent character of Na is higher than covalent character of NaCl। समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। बोलो। यस सर। तो यहाँ पर लिख लेना। Yes. थर्ड पॉइंट सुनो, large charge on either of two ion favors the covalency। large charge का तो बेटा Q वैल्यू होता है ना। अगर चार्ज जो है या तो कटायन पर देखो या फिर अनायन पर देख लो, किसी पर भी चार्ज देख लो, अगर चार्ज ज्यादा है तो अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा। बोलो यस। यस सर। ज्यादा होगा। Yes, sir. ज्यादा होगा, तो जितना ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होगा उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने ले लिया यहाँ पर NaCl, दूसरा लिया बेटा MgCl2। तो कटायन पर चार्ज देखो, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर दो पॉजिटिव चार्ज है। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होगा, है ना, और उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। तो अब ये ऑर्डर आ रहा है बेटा NaCl MgCl2 और AlCl3। तो क्लोरीन के ऊपर तो एक ही नेगेटिव चार्ज है, क्लोरीन Cl-Cl-Cl-, लेकिन जो कटायन है, कटायन के ऊपर जो चार्ज है 1 2 3, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होगा। ठीक है, और जितना ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक बेटा, समझ में आ रहा है ना? यस सर। Yes, sir. फोर्थ यहाँ देखो, फोर्थ है सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कटायन फेवर्स द कोवेलेंसी। ये सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या है? तो सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बेटा? अगर आउटर मोस्ट सेल में, ठीक है, इफ आउटर मोस्ट सेल of ion
cation atom has 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, known as pseudo noble gas configuration. ठीक है, तो अगर आउटर मोस्ट सेल में 18 इलेक्ट्रॉन हो गया, अगर आउटर मोस्ट सेल में 18 इलेक्ट्रॉन हो गया तो तुम क्या बोलोगे? सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। जैसे अगर बोला जाए नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, तो नोबल गैस क्या होता है बेटा? हीलियम, है ना? नोबल गैस होता है हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जेनॉन हो गया, रेडॉन हो गया। ये है नोबल गैस, पता है ना बेटा? नोबल गैस या इनर्ट गैस इसको बोलते हैं, ठीक है। और Yes, इन sir. सबके आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है बेटा? 8 इलेक्ट्रॉन। जितने भी नोबल गैस उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ऑक्टेट मतलब आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। लेकिन अगर Yes, तुमने एक sir. ऐसा कटायन बनाया, एक ऐसा कटायन है जिसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन न होकर 18 इलेक्ट्रॉन हो, तो अगर 18 इलेक्ट्रॉन है तो उसको तुम बोलोगे सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ तो कोई एग्जाम्पल यहाँ पर है जिंक 2+, ठीक है। जिंक 2+ तुम्हारा क्या है? सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। Cu+, Ag+, लेकिन सबका जो तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो ये सूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा, ठीक है। देखो, देख लेते हैं यहाँ पर जिंक का। देखो जिंक का अगर तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो ये था बेटा यहाँ पर 1s2 2s2, ठीक है, 2p6। चलो मैं इस तरह से नॉर्मली इस तरह से लिख देता हूँ, है ना। तो यहाँ पे होगा 2 8 8 18, ठीक है। 2 8 8 18, तो ये जगह 30 हो रहा है बेटा, यहाँ काउंट करो, +2 यहाँ पे होगा, ठीक है। 2 8 8 18 2, है ना। तो जिंक का जो जेड वैल्यू होता है, जेड वैल्यू ऑफ जिंक इज इक्वल टू 30 होता है। यहाँ काउंट करो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 30 हो रहा है, तो 10 हो गया। Yes, sir. 38 बन रहा है 38। ये बीच में 2 बार 8 आ गया, एक 8 रहेगा यहाँ पे, ठीक है। 8 2 8 18 2। अगर जिंक 2+ कर दोगे तो क्या होगा बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन तुम निकाल दोगे यहाँ से। जिंक 2+ क्या होगा बेटा? जिंक 2+ कितना हो जाएगा बेटा? 2 8 18, है ना। तो जरा 18 इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट सेल्स में 18 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो जो जिंक 2+ है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। उसी तरह से Cu+ का भी होगा, उसी तरह से Ag+ का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। ये सब सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वाले एलिमेंट्स मैंने लिख दिया, ठीक है। सर ढेर सारे होंगे, तो मैंने 3 एग्जाम्पल दिया था। तो समझ में आ गया बेटा कि सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? Yes, समझ sir. में आ Yes, गया? sir. तो अगर सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है तो वहां पर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पर एग्जांपल है NaCl एंड CuCl। तो NaCl CuCl, तो किस कटायन का सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है? CuCl. देखो यहाँ मैंने दिया है CuCl। तो CuCl में क्या है? कटायन का सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर इसका ज्यादा होगा, ठीक है, मोर कोवेलेंट होगा। दूसरा एग्जांपल है KCl एंड AgCl, ठीक है। AgCl यहाँ पर जो Ag+ है, देखो यहाँ पर Ag+, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, तो एक कोवेलेंट कैरेक्टर यहाँ पे नोट कर लो इसको। तो ये 2 एग्जांपल पूछता है, एग्जांपल 1 एग्जांपल 2। ऐसे कोई भी एग्जांपल है तुम कर लोगे, सर थोड़ा ऊपर कर दीजिए। ठीक है। ओके, एक मिनट, यहाँ से ना नोट कर लो बेटा इसको। डन सर। डन सर। डन। तुम लोग क्लास कितने बजे तक है बेटा? 7:30। 7:30 तक। 7:30 तक। 7:30 Yes, तक sir. है ना बेटा? मतलब 10 मिनट और है तुम लोगों का।
ठीक है, एक मिनट ये देख लो बेटा, एक क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन इसको कर लेते हैं, उसके बाद मैं छोड़ दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन कर लो। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ KCl इज हायर देन दैट ऑफ AgCl though the crystal radii of Ag plus and K plus are almost same। तो देखो जो KCl है ना, KCl क्या है, यहाँ पर एक KCl दूसरा AgCl है ना। तो अब जो AgCl है, AgCl क्या हो गया बेटा, अगर तुम कंपेयर करोगे कोवेलेंसी को, कोवेलेंट कैरेक्टर को, तो KCl और AgCl में जो AgCl है, Ag प्लस का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये क्या होगा, कोवेलेंट होगा। और KCl क्या है बेटा, KCl क्या होगा, आयनिक होगा, है ना। तो अगर KCl आयनिक है और AgCl कोवेलेंट है, तो किसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, जो आयनिक कंपाउंड उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, तो मालूम है, क्योंकि फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा आयनिक कंपाउंड में, इसलिए जो KCl है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ KCl इज हायर देन AgCl बिकॉज ऑफ आयनिक नेचर। ठीक है, Yes, sir. sir. पॉइंट 2 यहाँ पर देखो क्या लिखा, एग्जांपल 2 AlF3 इज आयनिक वाइल AlCl3 इज कोवेलेंट। तो यहाँ पर कंपेयर कर लो, यहाँ पर देखो AlF3 है, दूसरे वाले में AlCl3 है। तो जो अनायन देखो, यहाँ पे अनायन फ्लोरीन है, दूसरा क्लोरीन है, तो कौन ज्यादा कोवेलेंट है बेटा, यहाँ तुम साइज देखोगे, साइज ऑफ अनायन। ठीक है, फजांस रूल में। थर्ड एग्जांपल, which compound from each of the following pair is more covalent and high। ठीक है, नंबर 1 ए में देखो CuO और CuS, दोनों में कॉपर कॉपर कॉमन हो गया, एक में ऑक्सीजन दूसरा में सल्फर है, ऑक्सीजन और सल्फर। तो ऑक्सीजन और सल्फर देखो, कॉपर तो कॉपर दोनों में है ना। तो ऑक्सीजन और सल्फर में किसका साइज बड़ा है बेटा, बताओ। Sulfur. देखो ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम एक ही ग्रुप में है, तो सल्फर का साइज बड़ा है, तो साइज बड़ा है तो जो CuS है ये मोर कोवेलेंट होगा। ठीक है, तो CuS इज मोर कोवेलेंट। सेकंड वाले बेटा, बी वाले में क्या होगा, बी वाले में बताओ AgCl. कैसे। सर Cl का साइज बड़ा है I से। विच मीन मोर कोवेलेंट, कोवेलेंट बताना है यहाँ पर, अनायन का साइज बड़ा होना चाहिए कोवेलेंट के लिए, है ना। तो अनायन में Agi का साइज बड़ा है, यहाँ पे I का साइज बड़ा है, तो यहाँ पर कोवेलेंट कौन ज्यादा होगा, Agi ना। Yes. AgCl होकर Agi होगा। अनायन का साइज बड़ा होना चाहिए, कटायन का साइज छोटा होना चाहिए। PbCl2 और PbCl4, तो यहाँ पर तुम क्या देखोगे, चार्ज देखोगे, लेड के ऊपर +2 चार्ज है, इस लेड के ऊपर +4 चार्ज है, 4. PCl4 तो किसका साइज, हाँ तो यहाँ पर PbCl4 का, PbCl4। हाँ अब BeCl2 MgCl2 को कंपेयर करो, बेरिलियम मैग्नीशियम, तो यहाँ पर देखो अनायन सेम है, तो कटायन का साइज छोटा, कटायन का साइज छोटा होना चाहिए। बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम होता है, बेरिलियम का साइज छोटा, मैग्नीशियम का साइज बड़ा, ये कटायन है। ठीक है, पचास में देखोगे यहाँ पर स्मॉल साइज ऑफ कटायन फेवर्स द कोवेलेंसी, कटायन का साइज छोटा, आयरन का साइज बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला, तो जिसको मैंने सर्कल किया है वो कोवेलेंट होगा। ठीक है, तो सेकंड सेकंड सेकंड, इसमें फर्स्ट वाला। ठीक बेटा, तो नेक्स्ट क्लास में देखो क्या पढ़ाया जाएगा, नेक्स्ट क्लास में देख लो। तो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास कल है, जब भी हो देख लेना। तो आयनिक कैरेक्टर कोवेलेंट बॉन्ड कल ही बताया जाएगा, इसमें बताया जाएगा कि मॉलिक्यूल पोलर क्या होता है ना, पोलर मॉलिक्यूल, डाइपोल मोमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा कल वाला जो चैप्टर है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास का, ये तुम्हें मालूम चलेगा। Yes. तुम उसको देख सकते हो कि कौन सा मॉलिक्यूल पोलर है, कौन सा नॉन पोलर है। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो अब मुझे लग रहा है कि हम लोग केवल यही पढ़ पाएंगे, कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड, और अगर हो सकता है थोड़ा बहुत हम लोग एमओटी की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, तो मेनली हम लोग यही पढ़ेंगे पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल। फिर इसके बाद जो चैप्टर है कंप्लीट हो जाएगा। नहीं, दो चीजें और है यहाँ छोटा छोटा। ठीक है, दोनों छोटे छोटे हैं, तो अगर ऊपर वाला कंप्लीट हो गया तो नीचे वाला भी तुरंत कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो 2 क्लासेस में मेनली और लगेगा,
2 क्लास में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे गैसियस स्टेट। और गैसियस स्टेट के बाद हम लोग पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स। गैसियस स्टेट के बाद थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, ओके बेटा, बाय बाय। Yes, sir. अच्छा देखो बाहर पूजा हो रहा है। Bye. ठीक है, हाँ, ओके, बाय। Bye, Good sir. evening, sir. गुड इवनिंग। थैंक यू सर।